हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का सेकंड क्लास है। हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। ये है आपका हिंदी का बहुविकल्प का सेकंड क्लास है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख पाओगे। क्योंकि दोस्तों हर क्लास आपको देखना आवश्यक है ताकि आपका 5 में से 5 नंबर आ सके, आपका एक भी नंबर वस्तुनिष्ठ से ना घटे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका 51 प्रश्न है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? माता, कुर्सी, पक्षी या पेंसिल? इसमें से आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा पक्षी। ठीक है, पक्षी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि यह लड़का अच्छा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष, दोस्तों अन्य पुरुष या निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो इसमें आपसे यह अच्छा लड़का है इसके बारे में कहा गया है। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, यह अच्छा लड़का है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वह नेता विधायक है। दोस्तों आप प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। वह नेता विधायक है, इस वाक्य में वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सर्वनाम है या फिर आपका क्रियावाचक है या परिमाणवाचक है या कालवाचक है? इसमें आपका क्या होगा? व्याकरण की दृष्टि से बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 54। 54 आपका इसमें है कि उसने दिन भर काम किया। इस वाक्य में दिन भर कौन सा अवयव है? उसने दिन भर काम किया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? सर्वनाम, क्रियावाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक? बताइए इसमें से आपका क्या होगा। 54 यहाँ पे आपका है, इसमें से आपका क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम बात करें आंसर की, उसके दिन भर की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा क्रियावाचक। ठीक है, क्रियावाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि द्विवाचक का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, संस्कृत में, हिंदी संस्कृत दोनों में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। द्विवाचक की बात की जा रही है तो द्विवाचक में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है। ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों में आपका होता है। आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ हम देखते हैं 56 क्वेश्चन से। 56 यहाँ पे आपका है कि वह धार्मिक व्यक्ति है। इस वाक्य में जो शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, संज्ञा है, विश्लेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मित्र है, सूचना है, उपहार है या अध्याय है? स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा सूचना। क्या होगा? सूचना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछेगा आपसे कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी पूछेगा आपसे कि कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपको लिखना होगा कवित्री। ठीक है, क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको भी नीचे लिख लीजिएगा कि कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, एक मिनट, कौन सा है? हाँ, एक मिनट। निम्न
में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय। स्त्रीलिंग की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है, तो इसमें दोस्तों आपका स्त्रीलिंग क्या होगा आपको बताना है कि आपका मित्र होगा, सूचना होगा, उपहार या अध्याय होगा। इसमें आपका सूचना स्त्रीलिंग हो जाएगा सॉरी, इसमें आपका सूचना स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या भाषा। वचन का सही अर्थ कहा गया है, इसमें आपका हो जाएगा संख्या। ठीक है, संख्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना या थोड़ा। परिमाण बोधक विशेषण की बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर परिमाण की बात कही गई है ना, यानी दोस्तों ठीक है कम ज़्यादा, ठीक है इसकी बात की जा रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा थोड़ा। इसमें दा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कोई खड़ा है। कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है। इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। क्या होगा? अनिश्चयवाचक, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास किसी से भी ना छूटे और यहाँ पर हर कोई अच्छे नंबर से पास भी हो जाए। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौन वाचन का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। मौन वाचन का ज्ञानात्मक उद्देश्य आपका क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि, वाक्य रचना का ज्ञान, आ और बा दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा शब्द भंडार में वृद्धि और वाक्य रचना का ज्ञान, यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। मौन वाचन में निपुणता घोटक है। विचारों की दौड़ता की, भाषाई दक्षता की, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अन्वयों का क्या अर्थ है? अन्वयों का क्या अर्थ है, इसका भी आपको आंसर देना होगा। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा मेल। ठीक है, मेल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 64 यहाँ पे आपका है कि मैं प्रश्न हल कर रहा हूँ, यह वाक्य है। मैं प्रश्न हल कर रहा हूँ, यह वाक्य है। साकर्मक, कृतवाचक, आकर्मक कृतवाच्य, साकर्मक, कर्तवाच्य, आकर्मक कृतवाच्य, प्रश्नवाचक वाक्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं प्रश्न हल कर रहा हूँ, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा साकर्मक। ठीक है, साकर्मक इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? बहुत सही। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्या राम को पढ़ना चाहिए? क्या राम को पढ़ना चाहिए? यह कथन आपसे क्या बोल रहा है? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आदर्शवाचक और ज्ञानवाचक। क्या राम को पढ़ना चाहिए, इसमें आपसे क्या कहा गया है? तो दोस्तों यह कहीं ना कहीं आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, सुनो क्या राम पढ़ रहा है, क्या राम को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपके प्रश्नवाचक के अंतर्गत ही आएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा वाक्य, एक मिनट, चलिए कौन सा वाक्य यदि तुम कहो तो मैं खाना खा लेता हूँ, तुम कहो तो मैं खाना खा लेता हूँ, इसमें आपका क्या है? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है या आदेशवाचक है या आज्ञावाचक है या इच्छावाचक है? दोस्तों इसमें ठीक है आपका आदेशवाचक नहीं होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा इच्छावाचक। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लिख लीजिए इच्छावाचक।
ठीक है। इच्छावाचक आपका हो जाएगा, हमने जहाँ पर इसको रंग किया है आप यहाँ लिख लीजिए इच्छावाचक, ठीक है। इच्छावाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शब्दों का व्यवस्थित रूप कहलाता है वर्ण, वाक्य, शब्द या ध्वनि। शब्दों का व्यवस्थित रूप आपका क्या कहलाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप आपका वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य, ठीक है। वाक्य आपका जरूर कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिन वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हैं उसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, विधि सूचक वाक्य। इसमें आपका होगा संयुक्त वाक्य, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पत्र लिखते समय बड़ों के लिए शिष्टाचार शब्द है। पत्र लिखते समय बड़ों के लिए शिष्टाचार शब्द आपका क्या है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है। मान्यवर, आप मान्यवर लिख सकते हो, ठीक है। पूजनीय भी आप लिख सकते हो, तो ठीक है। श्रद्धेय आप लिख सकते हो, यानी आपका उपरोक्त सभी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पत्र लिखते समय बराबर वालों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। पत्र लिखते समय बराबर वालों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द आपका क्या होगा? चिरंजीव होगा, आयुष्मान होगा, प्रियवर होगा या उपरोक्त सभी होगा। इसमें आपको क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका टिक हो जाएगा प्रियवर, ठीक है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 71 क्वेश्चन है। 71 आपका है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रारंभ में क्या लिखना चाहिए? मान्यवर, पूजनीय, माननीय महोदय या उपरोक्त सभी। आप लोगों ने अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए बहुत सारे पत्र लिखे होंगे, ठीक है। इसमें आपका होगा माननीय महोदय। पत्र लिखने वाला हस्ताक्षर कहाँ करता है? दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, मध्य माने बीच में, ठीक है। मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो पत्र लिखने वाला हमेशा अपना हस्ताक्षर दाईं ओर करेगा और जो उस पत्र को रिसीव करेगा वह दोस्तों अपने, ठीक है, बाईं ओर करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं 73 क्वेश्चन है। 73 आपका है कि पत्र लेखन में चरण स्पर्श प्रयोग किया जाता है बराबर वालों के लिए, महान आदमी के लिए, अपनों से बड़ों के लिए, अधिकारियों के लिए। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा अपनों से बड़ों के लिए, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय सबसे पहले लिखा जाता है संबोधन, दिनांक, अभिवादन या सेवा में। आपने लिखा होगा, आपने देखा भी होगा, सबसे पहले आप लिखते हो, ठीक है, सेवा में। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ऐसा कुछ करके आप अपना पत्र लिखना स्टार्ट करते हो। 75 यहाँ पे आपका है कि पत्र लेखन में प्रिय शब्द का प्रयोग होता है पारिवारिक पत्र में, अपनों से छोटों के लिए, आ और बा दोनों में, या व्यवसायिक पत्र में। इसमें आपका क्या होगा? अपनों से छोटों के लिए, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 76 क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सरलता हो, संक्षिप्त में लिखा हो और दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें आपका आदर सम्मान हो और उपरोक्त में से सभी। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सामाजिक संबंधों में अपनों से बड़ों को पत्र लिखने में संबोधन का प्रयोग होता है। अगर आप सामाजिक संबंधों के लिए अपने से बड़ों, यानी अगर आप उसमें किसी भी प्रधान को या किसी भी विधायक मंत्री को पत्र लिखते हो, उसमें आपका क्या होगा? इसमें, ठीक है, आपका होगा आदरणीय, ठीक है। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए यहाँ देखते हैं हम मौखिक लेखन का मुख्य आधार क्या है। मौखिक लेखन का आपका मुख्य आधार क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अगर मौखिक लेखन के मुख्य आधार की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, नकल करना, अनुवाद करना, व्याकरण का ज्ञान या स्मृति और चिंतन। इसमें देखिए दोस्तों, मौखिक लेखन में आपका स्मृति और चिंतन दोनों का विकास होगा, ठीक है। यही आपका मुख्य आधार हो जाता है। लेखन दशा मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाती है। यह कथन किसका है, श्रीमती मांटेसरी की, महात्मा गांधी की या पीडी पटनायक की या बेकन की। इसमें आपका क्या होगा, 79 क्वेश्चन आपका है, इसमें आपके हो जाएंगे बेकन, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है। यह कथन किसका है। इसमें आपके दोस्तों कौन होंगे, मांटेसरी जी होंगे, महात्मा गांधी होंगे, पटनायक जी होंगे या फिर बेकन जी होंगे। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपके होंगे श्रीमती मांटेसरी का, ठीक है। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ठीक है आपसे पूछ लेगा कि लोक कथाएं कितनी हैं, ठीक है दोस्तों, लोक कथाएं कौन कौन सी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोक कथाएं भी लिखना होगा, ठीक है। परिवेश के बारे में आपसे बन सकता है क्वेश्चन है, वाच्य समाज, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ें और उन सब तक कहीं ना कहीं हर अपडेट और हर क्लास पहुँचे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।